हमारे चैनल स्किल प्लस पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसको मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में भी समझाया था। आज हम इसको डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो जो लेवल्स हैं वो 3 पार्ट में बटे हुए हैं। कौन कौन से? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसके अंदर बात करते हैं, जैसे कि हमने बताया था, इसको लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, जो 3 जो लेवल है। और जो 4th पार्ट होता है वो प्लेटफॉर्म एरिया होता है, जिसमें वर्कर्स आते हैं। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं उसमें कौन से मैनेजर्स आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जनरल मैनेजर, चेयरमैन। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है उसमें कौन कौन से मैनेजर आते हैं? डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, फंक्शनल मैनेजर्स। जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है उसमें कौन कौन से मैनेजर आते हैं? सुपरवाइजर्स, फोरमैन और इंस्पेक्टर। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की। फंक्शंस 3 पार्ट में बंटे हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट के अलग हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अलग हैं और लोअर लेवल मैनेजमेंट के अलग हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम टॉप लेवल मैनेजमेंट की। इसमें बात कर रहा है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, डिटरमाइनिंग पॉलिसीज, डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। डिटरमाइनिंग, इसका मतलब पहले आपको समझ में आना चाहिए। डिटरमाइनिंग का मतलब होता है निर्धारित करना। इसमें ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज और एक्टिविटीज, इसको डिटरमाइन करना मतलब इसकी प्लानिंग करना। तो जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं ये बेसिकली करते क्या है? इनका काम ज्यादा प्लानिंग का होता है। देखो, जो मैंने 5 फंक्शन जो बताए थे वो सारे फंक्शन इन तीनों जो लेवल्स हैं उन पर होते हैं, लेकिन सिर्फ डिग्री का फर्क होता है। यहां पर प्लानिंग ज्यादा होती है तो यहां पर कंट्रोलिंग ज्यादा होती है। तो ये क्या कहते हैं? डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो ये बताते हैं कि कंपनी की क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। जैसे कि कंपनी की जो सेल है उसको 1000 करोड़ के पार ले जाना है आने वाले सालों में, तो एक ऑब्जेक्टिव वो सेट कर लेते हैं और उसी को लेते हुए सारे जितने भी वर्कर्स होते हैं वो उसमें एफर्ट्स लगाते हैं उसको पूरा करने के लिए। अब बात करते हैं डिटरमाइनिंग पॉलिसीज। जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो पॉलिसीज बनाते हैं कि जो सेल्स है वो किसको क्रेडिट करनी है और किसको कैश में करनी है। हम बात करते हैं डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज। अब कंपनी के अंदर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज होती है, जैसे कि सेल्स एक्टिविटी, परचेज एक्टिविटीज, फाइनेंस एक्टिविटीज। तो सारी एक्टिविटियों की प्लानिंग करते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज कितनी होनी है और मतलब जैसे 6 एक्टिविटीज होनी है, 4 एक्टिविटीज होनी है, 3 एक्टिविटीज होनी है। वो कंपनी का जो स्केल होता है उसके हिसाब से वो डिसाइड की जाती है। अब हम बात करते हैं असेंबलिंग रिसोर्सेज। कंपनी के अंदर रिसोर्सेज लेके आना, जैसे कैपिटल लेके आना, मशीन से लेकर आना, ये सारा का सारा काम किसका का होता है? टॉप लेवल मैनेजर्स का। तो इसके 4 इसके फंक्शंस होते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स के। अब हम बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं उनका काम क्या होता है? इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज। जो यहां पर पॉलिसीज बनाई हुई है उनको लागू करना, वो किनका काम है? मिडिल लेवल मैनेजर्स का। प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, ये क्या करते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं। जैसे कि मान लो सेल करनी है दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली को 4 जोन में बांटा जाएगा पहले तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और उसमें 4 सेल्स एग्जीक्यूटिव जाएंगे, जिससे कि वो क्या करते हैं? एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं जिसे क्या बोला गया? प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। तो एक ढांचा बना लेते हैं कि किस एरिया में कौन सा सेल्स एग्जीक्यूटिव जाएगा। तो हर एक एक्टिविटी का एक स्ट्रक्चर वो तैयार करते हैं। अब बात करते हैं अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज। जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट के लिए अपने जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको खुद ही अपॉइंट करते हैं। वो क्या देखते हैं? उनकी जो एबिलिटी होती है, उनकी जो एजुकेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग वो पोस्ट पर उनको अपॉइंट करते हैं। अब बात करते हैं मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज। मिडिल लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते रहते हैं उनके काम के प्रति, मतलब उनको आगे बढ़ावा देते रहते हैं कि ताकि वो काम को पूरे एफिशिएंट तरीके से और इफेक्टिव तरीके से कर सके पूरे को। अब बात करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट की। लोअर लेवल मैनेजमेंट में जैसे मैंने आपको बताया था कौन आते हैं? सुपरवाइजर, फोरमैन, इंस्पेक्टर। इनका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है? वर्कर के साथ, जो कि कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने में पूरी हेल्प लगा रहे हैं। तो लोअर लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं? सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवेंस। ये क्या करते हैं? अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है वर्कर्स को
तो उनकी रिपोर्ट ये कहां करेंगे, मिडिल लेवल मैनेजर्स की तरफ, और मिडिल लेवल मैनेजर्स कहां बताएंगे, टॉप लेवल मैनेजर्स को। तो ये क्या करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं और वो आगे तक मतलब अपर लेवल तक मतलब उसको पहुंचाते रहते हैं। फिर बात करते हैं इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट। जो लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करते हैं ताकि काम अच्छे तरीके से हो पाए, जैसे कि वहां पर पानी की पूरा अरेंजमेंट करना, बिजली का पूरा अरेंजमेंट करना, इस तरीके से। अब बात करते हैं इनवाइटिंग सजेशन। ये क्या करते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स, जो सुपरवाइजर्स होते हैं, ये जो अगर कोई काम कोई वर्कर ठीक ढंग से नहीं कर रहा है तो ये क्या करते हैं, उसको मतलब समझाते हैं, उसको सुझाव देते हैं, सजेशन देते हैं, ताकि वो काम को अच्छे तरीके से कर सके हमने पूरा। फिर बात करते हैं हम क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशंस। आपने देखा हो कंपनी के अंदर जो वर्कर होते हैं वो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, ठीक, उनका अपना अपना एक अलग अलग थॉट होता है, अलग अलग थिंकिंग होती है कि काम को किस तरीके से करना है। तो ये क्या करते हैं, एक ऐसा ह्यूमन रिलेशन बनाते हैं, एक ऐसा फ्रेंडली माहौल बनाते हैं ताकि सारे के सारे मिलकर कंपनी के कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें। तो ये एक ऐसा ह्यूमन रिलेशन क्रिएट कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं, 3 है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, और ये उसके फंक्शंस हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो मिलेंगे अपने नए चैप्टर के अंदर, जिसका हमारा जो चैप्टर का नाम होगा कोऑर्डिनेशन। तो अब हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे मैंने एक टैगलाइन लिखी है, वो क्या है, कोऑर्डिनेशन मेक्स 2 + 2 = 5 पॉसिबल। कोऑर्डिनेशन जो है वो 2 + 2 = 5 को पॉसिबल कर देता है। कोऑर्डिनेशन है क्या, कोऑर्डिनेशन का वैसे हिंदी मतलब होता है तालमेल बिठाना। अब देखा होगा कंपनी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो अलग अलग अपने इंडिविजुअली काम कर रही होती हैं, लेकिन अगर उनके अंदर कोई तालमेल ना हो तो क्या होगा, सारा जो काम है वो क्या होगा, बिगड़ जाएगा। उनके अंदर जो संतुलन है, जो बैलेंस है, वो क्या हो जाएगा, सारा का सारा बिगड़ जाएगा। तो यही होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो होता है एक तरीके से पूरी जो कंपनी है उसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर तालमेल बिठाना होता है। तो यहां इसकी डेफिनेशन है, कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू द टास्क ऑफ इंटीग्रेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ सेपरेट यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एफिशिएंटली। कोऑर्डिनेशन जो है वही ग्रुप एफर्ट्स हैं जिसमें कि सारे के सारे लोग एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं कंपनी के जो गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए। अब इसकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहला है इंटीग्रेटिंग ग्रुप एफर्ट्स। कंपनी जो है जितने भी उसके गोल्स हैं, उसके जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सारे के सारे जो है एक ग्रुप एफर्ट्स में काम कर रहे होते हैं ताकि कंपनी के जो कॉमन ऑब्जेक्टिव हैं उसको अचीव कर सकें। और ये तभी पॉसिबल है जब उन सब में एक कोऑर्डिनेशन होगा, मतलब तालमेल होगा। अब बात करते हैं एन ऑल परवेसिव फंक्शन। ये जो है कोऑर्डिनेशन जो है वो जितने भी एक्टिविटीज हो सभी में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। जैसे कि बात करते हैं, एक स्कूल में अगर टाइम टेबल ना हो, क्या टीचर क्लास के अंदर टाइम पर आ पाएंगे? नहीं। या तो 2 टीचर एक साथ आएंगे या तो फिर कोई भी नहीं आएगा। वो किस वजह से? क्योंकि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक टाइम का कोऑर्डिनेशन जिसे कहते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो कोऑर्डिनेशन जो है, जितनी मैंने लेवल्स बताए थे, 3 लेवल जो बताए थे, टॉप, मिडल और लोअर, तीनों के अंदर कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर ही करेंगे या मिडिल लेवल मैनेजर्स ही करेंगे या लोअर लेवल मैनेजर्स ही करेंगे। तीनों जो लेवल्स होते हैं उस तीनों लेवल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, किसी एक के लिए कोऑर्डिनेशन नहीं बना है। अब बात करते हैं यूनिटी ऑफ एक्शंस। यूनिटी ऑफ एक्शंस को मैं कुछ इस तरीके से बताऊंगा, जैसे कि मान लो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो एक रूप होकर मतलब एक यूनिटी में होकर एक अपने कंपनी के जो मतलब अपने जो डिपार्टमेंट के जो गोल्स हैं उसको अचीव करेंगे। इसी तरह दूसरा डिपार्टमेंट होगा, उसके अंदर एम्प्लॉयज होंगे, वो अपने डिपार्टमेंट के गोल को अचीव कर रहे होंगे। इसे ही कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और एक ही यूनिटी ऑफ एक्शन, जिससे वो एक ही तरीके एक अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को पूरा करेंगे, दूसरा अपने ऑब्जेक्टिव को, तीसरा अपने ऑब्जेक्टिव को। अब बात करते हैं डेलिब्रेट फंक्शन। जो और कोऑर्डिनेशन जो है
वो जानबूझकर किया जाता है, ना कि अपने आप हो जाता है कोऑर्डिनेशन। जैसे कि अब बात करता हूं, मैंने वही टीचर के एग्जांपल रखता हूं। एक टीचर पढ़ाना चाहता है, तो ये क्या है उसका, ये उसका कोऑपरेशन है, ना कि कोऑर्डिनेशन। लेकिन स्कूल में टाइम टेबल नहीं है, ये किस चीज की कमी होगी, कोऑर्डिनेशन की। समझ गए आप। तो जैसे कि मैंने बताया, एक टीचर पढ़ाना चाहता है, वो क्या है, कोऑपरेशन। और एक स्कूल में टाइम टेबल ना होना, वो किस चीज की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो अपना आप नहीं बनता, उसको जानबूझकर किया जाता है, एक जानबूझकर किया गया ये एफर्ट्स है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस या फिर नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसकी जरूरत कहां कहां पर है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी का जो साइज है, जितना ज्यादा बड़ा होगा, कोऑर्डिनेशन की जरूरत उतनी ही ज्यादा होगी। और कंपनी का जो साइज है, मतलब जो स्केल है, वो जितना छोटा होगा, कोऑर्डिनेशन की जरूरत उतनी होगी। मतलब कंपनी का जो साइज है जितना ज्यादा बड़ा होगा, एक्टिविटी उतनी ज्यादा होंगी। एक्टिविटी जितनी ज्यादा हुई, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन उतना ज्यादा चाहिए। और साइज अगर छोटा होगा कंपनी का, तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन की कमी उतनी ही होगी। अब बात करते हैं स्पेशलाइजेशन। जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी जो है छोटे छोटे डिपार्टमेंट में, छोटी छोटी यूनिट्स में, अलग अलग एक्टिविटी में बटी होती है। लेकिन हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना एक स्पेशलिस्ट मैनेजर होता है। जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट के लिए परचेज मैनेजर हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए सेल्स मैनेजर हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए फाइनेंस मैनेजर हो गया। सबका अपना अपना एक एबिलिटी है, उस तभी वो उस पोजीशन पे आए हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, सारे के सारे मिलकर एक कंपनी के कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत वहां पर भी जहां पे स्पेशलाइजेशन चाहिए। अब हम बात करते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। अब आपने देखा होगा कि कंपनी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी है वो अलग अलग है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, लेकिन सारी की सारी एक्टिविटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इसको मैं एग्जांपल के तौर पे अभी समझाता हूं आपको। जैसे कि मान लो अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट बजट इश्यू ना करे, क्या परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल खरीदेगा कंपनी के लिए? नहीं, क्योंकि उसको ऊपर से पैसा नहीं आया। अगर परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल ना खरीदे, क्या प्रोडक्शन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्या प्रोडक्शन जब नहीं हुई, क्या सेल डिपार्टमेंट सेल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो सारी एक्टिविटी जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, और ये जुड़ी रहने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत यहां पर है, क्योंकि वो अलग अलग एक्टिविटी होते हुए भी एक साथ मिलकर काम करना जरूरी है उनका। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है? एसेंस मतलब क्या होता है? एसेंस का हिंदी जो मतलब होता है वो होता है सार। मतलब चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो रहा हो, जैसे मैंने 5 फंक्शन बताए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। हम इन 5 फंक्शन में कुछ नहीं कर रहे होते, हम कोऑर्डिनेशन ही कर रहे होते हैं। वो किस तरीके से? अब जैसे कि मैं इसको एक एक तरीके से बताऊंगा। कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग। हम क्या करते हैं प्लानिंग के अंदर? हम एक ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे होते हैं कि आने वाले टाइम पर कंपनी जो है वो ये अचीव करेगी। हम क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट को फ्यूचर से क्या कर रहे हैं? मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तालमेल बिठा रहे हैं। तो तालमेल बिठाना मैंने क्या बताया था, हम क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। किसका? प्रेजेंट का एक फ्यूचर के साथ। और सारी एक्टिविटी फिर उसी से रिलेटेड होती चली जाएंगी। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग। कंपनी जो है एक पूरे स्ट्रक्चर में बटी होती है। स्ट्रक्चर में बटी है, इसका मतलब हर एक डिपार्टमेंट में बटी हुई है। उसके बाद जब डिपार्टमेंट में बटी हुई है, सारे के सारे क्या कर रहे हैं? एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे क्या किस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी? कोऑर्डिनेशन की। तो यहां पे क्या बात होगी? कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग। जब हम किसी पोस्ट पर किसी पर्सन को अपॉइंट कर रहे होते हैं, तो किसी मैनेजर के अंदर क्या थॉट आएगी? उसके अंदर ये थॉट आएगी कि उस पोस्ट के साथ उस पर्सन की एक एबिलिटी को मैच किया जाए। क्या वो उस पर्सन जो है वो उस पोस्ट के लायक है कि नहीं है? जैसे अकाउंटेंट की कोई पोस्ट है, तो उसके लिए अकाउंट की उसकी नॉलेज है कि नहीं है? ठीक है। कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव है, क्या उसको सेल्स करना आता है कि नहीं आता? तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर? उस पोस्ट के साथ उस पर्सन की एबिलिटी को क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं, मतलब उसके साथ उसका तालमेल बिठा रहे हैं।
तो यहाँ पर स्टाफिंग में भी हम क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ कोऑर्डिनेशन ही कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्टिंग की। जब कोई मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्ट कर रहा होता है, उनके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, उनसे बातचीत कर रहा होता है, तो आपने देखा होगा सबका जो बात करने की जो अप्रोच होती है हर एक मैनेजर की वो अलग अलग होगी। मान लो किसी एम्प्लॉय से डांट के बात करेगा तो किसी एम्प्लॉय को वो प्यार से समझाएगा। तो वहां पर एक तरीके से उसने दूसरी अप्रोच लगाई और एक तरफ दूसरी अप्रोच लगाई। तो वो क्या कर रहा होता है, उस जगह पर उस पर्सन के साथ जिसको वो समझा रहा है, जिससे वो बात कर रहा है या जिसको वो गाइड कर रहा है, उसके साथ वो अपना एक तालमेल बिठा रहा है उसको डायरेक्ट करते टाइम। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या था? कंट्रोलिंग में था जो एक्चुअल रिजल्ट आए हैं उसका डिजायर रिजल्ट के साथ मैच करना। और डिजायर रिजल्ट हमने कहां पे सोचे थे? प्लानिंग के अंदर, स्टार्टिंग में। तो हम क्या कर रहे हैं, उस डिजायर रिजल्ट का उस एक्चुअल रिजल्ट के साथ क्या करने जा रहे हैं, हम तालमेल बिठा रहे हैं ताकि वो जो हमने सोचा था उसको वो काम पूरा हो। और सारे के सारे एफर्ट्स उसी काम को पूरा करने में लगे हुए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से उनका मैचिंग कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से तालमेल बिठा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन यही है। तो कोऑर्डिनेशन हर एक फंक्शन के साथ हो रहा है, भले ही फंक्शन अलग अलग हो लेकिन सबके साथ कोऑर्डिनेशन चल रहा है। आई होप आपको कोऑर्डिनेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसका मैं एक अच्छा सा एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूंगा। मान लो एक फैमिली में 4 लोग हैं, माता पिता बेटा बेटी। अब क्या हुआ, जो पिता है उसने एक पैंट सिलवाई एक टेलर से। जो पैंट जब उसने घर पे आके पहन के देखी तो वो 4 इंच बड़ी निकल गई। अब हुआ क्या, जब सुबह सारे के सारे नाश्ते की टेबल पर बैठे तो पिता ने बोला कि मेरी जो पैंट है वो 4 इंच बड़ी आ गई है, टेलर के पास जाकर उसको छोटी करवाना है। अब ये कह के वो अपने ऑफिस चले गए, बेटा अपने स्कूल चला गया, बेटी कॉलेज चले गई और जो उनकी जो वाइफ थी वो घर के कामों में लग गई। हुआ क्या, जो उनकी वाइफ थी उनको तभी ध्यान आया कि उन्होंने पैंट को छोटी करने के लिए बोला था। तो वो पैंट को 4 इंच छोटी करवा के ले आई और अलमारी में रख दी। बेटा स्कूल से आया, वो भी उसने भी सोचा कि पापा ने काम दिया था, वो भी पैंट को उसने ली, अलमारी में से निकाला और टेलर के पास चला गया। अब यहां पे एक बात ध्यान रखना कि टेलर जो है ना सबके अलग अलग हैं, वो एक ही दुकान पे नहीं गए हैं, ठीक है। तो बेटा टेलर के पास गया, उसने भी 4 इंच पैंट को छोटी करवा दिया। बेटी कॉलेज से आई, उसने देखा कि पापा ने भी काम मुझे बोला था, वो भी क्या करी, उसने क्या पैंट ली और टेलर के पास जाकर पैंट को छोटी करवा के आ गई। अब जब उनके पिता जब ऑफिस से आए शाम को तो उन्होंने जब पैंट को ट्राई करा तो उस पैंट का क्या बन गया था, हाफ पैंट बन गया था। अब यहां पर आप सोचो, क्या इन्होंने क्या अपने पिता का मजाक उड़ाने के लिए करा था या उस वाइफ ने अपने हस्बैंड का मजाक उड़ाने के लिए ऐसा करा था? नहीं, वो तो उनसे प्यार करते थे और सबने अपना 100% देने की कोशिश करी थी। तो ये जो उन्होंने काम करने की कोशिश करी थी अपने मतलब वाइफ ने हस्बैंड के लिए और बच्चों ने अपने पिता के लिए, वो उनका कोऑपरेशन था, वो उनका साथ देना चाहते थे। लेकिन यहां पर किसकी कमी नजर आएगी? कोऑर्डिनेशन की। अगर नाश्ते की टेबल पर यह डिसाइड हो जाता कि काम को कौन करेगा, इस काम को मतलब इस काम को ये पर्सन करेगा, मतलब उसका बेटा करे, बेटी करे या उनकी वाइफ करे, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हाँ भाई कोऑर्डिनेशन हो गया है। तो इस कहानी के अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी थी जिसकी वजह से उस पैंट की क्या बन गया, हाफ पैंट। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? एक तरीके से तालमेल बिठाना ताकि एक डिसीजन हो जाए कि इस काम को ये पर्सन करेगा और उस काम को वो 100% तक अपने पूरी कोशिश करेगा करने की। आई होप आपको ये जो चैप्टर था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो मैं इसके टॉपिक समझाए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। हाँ, और अगर वीडियो को हमारी न्यू अपडेट्स देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अपनी नई क्लास में, तब तक के लिए बाय।